मान ने उसे देखा और बोला, क्या करूं जिससे वह मान जाए? आइडिया है कोई आपके पास? नित्या ने कुछ सोचा और फिर बोली, वैसे तो वह छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती है। मैं तो कहती हूँ उसके लिए ढेर सारे फ्लावर और चॉकलेट लेकर आओ। उसे भाभी की तरह लिली फ्लावर बहुत पसंद है, और चॉकलेट के लिए तो वह कुछ भी कर सकती है। हाँ, साथ में आइसक्रीम या पेस्ट्रीज और ले आना। मुझे लगता है इतना काफ़ी होगा। मान ने उसकी बात सुनी तो तुरंत गौरव को कॉल किया। इधर गौरव बेचारा आज ही तो नित्या से फ्री हुआ था। उसने जैसे ही अपने बॉस का कॉल देखा, तुरंत कॉल पिक किया। तो उधर से मान ने कहा, मुझे एक फ्लावर बुके, ढेर सारी चॉकलेट और साथ में कुछ आइसक्रीम और पेस्ट्रीज भी चाहिए। जल्दी से जल्दी शेखावत मेंशन ये सब पहुंचा दो। ये कहकर मान ने बिना उसकी बात सुने फ़ोन काट दिया। गौरव ने हैरान परेशान होकर अपने फ़ोन को देखा और खुद से ही बोला, ये आदमी करना क्या चाहता है? मेरी जान लेकर मानेगा क्या? लेकिन वह ये बातें खुद से ही कर सकता था। मान के सामने उसकी बोलती बंद हो जाती थी। उसने गहरी सांस भरी और बिना मान के ही उठकर मान को बताए काम में लग गया। जल्दी ही मान ने जो कुछ भी ऑर्डर किया था वह सब कुछ आ चुका था। अब सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि वेदाक्षी के कमरे तक वह सारा सामान पहुंचाया कैसे जाए, क्योंकि वेदाक्षी खुद को कमरे में बंद करके बैठी थी। यहाँ तक कि डिनर का टाइम भी हो चुका था और उसने कमरे में ही खाना खाया, लेकिन उसने अब तक दरवाज़ा नहीं खोला था। नित्या ने मान को देखा और बोली, मुझे लगता है तुम्हारा प्लान फ्लॉप होने वाला है। मान ने गहरी सांस भरी और बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं उसे ज़रूर मनाऊंगा, और अभी तो बस शुरुआत है। उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आयु ने उसे देखते हुए कहा, तुम उसकी जिद जानते नहीं हो मान, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। हम सब ने उसे बचपन से देखा है। वह बहुत ज़्यादा जिद्दी है। वह कोई उसे पसंद आ जाता है तो फिर वह उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर कोई उसे नापसंद हुआ तो वह फिर कभी उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। और उसकी जिद का तो तुम पूछो ही मत। मान ने गहरी सांस ली और उठते हुए फ्लावर बुके और यहाँ पड़े केक को उठाकर बोला, मनाऊंगा तो मैं उसे ज़रूर। ये कहते हुए वह बैकयार्ड में चला गया। नित्या और आयु ने एक दूसरे को देखा। तभी नित्या बोली, चलो भाभी देखते हैं आखिर क्या करने वाला है हीरो अपनी हीरोइन के लिए। ये कहते हुए उसने डोमेट्रिक वे में मुंह बनाया। आयु को उसकी शक्ल देखकर हंसी आ गई। वह दोनों मान के पीछे पीछे चली आईं। जो सामान मान वहां पर छोड़ कर गया था वह सारा सामान उन दोनों के हाथों में था। भाई अध्याय मान के एफर्ट्स देख रहा था जो वह अपनी बीवी को मनाने में लगा रहा था। इधर मान ने वेदाक्षी की बालकनी पर एक लेडर लगा रखी थी जिस पर वह चढ़ा हुआ था। उसने पहले फ्लावर बुके और केक को बालकनी में रखा और फिर नीचे की तरफ देखा जहाँ नित्या और आयु खड़े थे। उन दोनों के हाथों में सामान था। मान ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू बुआ, थैंक यू चाची। ये कहते उसने उन दोनों के हाथ से सामान लिया और वापस सारा सामान लाकर बालकनी में रख दिया। उसने उन दोनों को बालकनी से देखा और बोला, अब मैं चला अपनी रूठी बीवी को मनाने। ये कहते हुए वह पूरा सामान लेकर कमरे में अंदर आ गया। बेदाक्षी उस वक्त कमरे में नहीं थी, शायद वह वॉशरूम में थी। मान भाई आराम से बैठ गया। उसने केक को टेबल पर अरेंज किया और उसके आसपास सारी पेस्ट्री, चॉकलेट और वह फ्लावर बुके रख दिया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी बेदाक्षी मान भी जाएगी, लेकिन फिर भी उसे कोशिश तो करनी ही थी। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला और बेदू बाहर निकली। वह अभी अभी नहाकर निकली थी। मान की नज़र उस पर जाकर टिक गई। उसने एक शर्ट और लोअर पहन रखा था जिसमें वह बहुत क्यूट लग रही थी, और ख़ास बात यह थी कि उसके पैजामे और शर्ट पर क्यूट क्यूट सिंचैन के स्टिकर लगे हुए थे। मान ने मन ही मन कहा, यह तो सच में बच्ची है, मेरी बात तो मान जाएगी। लेकिन अगले पल उसने अपनी बात को सिरे से नकारते हुए कहा, माननी होती तो मान चुकी होती मान, तुझे कोशिश तो करनी पड़ेगी। बेदू ने जब मान को देखा तो उसे घूरते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें एक बार भी मेरी बात समझ में नहीं आती? मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है, तुम क्यों बार बार मेरे सामने आ जाते हो? उसने कुछ गुस्से से कहा, और ये गुस्सा कोई बनावटी गुस्सा नहीं था। उसे सच में मान की प्रेजेंस से नफरत होने लगी थी। उसे गुस्सा आ रहा था उसे वहां देखकर। वह अपने आसपास उसे नहीं देखना चाहती थी, लेकिन मान था कि उसे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था। मान ने उसे देखा और आराम से बोला, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा बेदू। जो हो चुका है उसे हम दोनों नहीं बदल सकते। तुम कोशिश तो करो समझने की।
बेदू उसके पास गई और उसकी कलाई पकड़ उसे दरवाजे की तरफ ले जाने लगी। मान ने अपने कदम रोक लिए और बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बेदू ने दरवाजे की तरफ देखा और फिर मान की तरफ देखते हुए बोली, तुम अंदर कैसे आए? दरवाजा तो बंद है। तभी वेदाक्षी की नज़र बालकनी की तरफ गई और उसे समझते देर नहीं लगी कि वह कैसे अंदर आया है। वेदाक्षी ने मान को देखा और बोली, ठीक है, तुम्हें माफ़ी चाहिए ना मेरी, तो जैसे अंदर आए थे वैसे ही बाहर चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। यह कहते उसने मान से चेहरा फेर लिया। मान ने गहरी सांस भरी और धीरे से बोला, बेदू ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम सब कुछ खो देंगे, कुछ भी नहीं बचेगा हम दोनों के हाथ में, अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो। बेदू ने इस बार कुछ तेज आवाज़ में कहा। लीप। मान ने अब कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा और वो चुपचाप बालकनी में चला गया। वेदाक्षी ने जल्दी से जाकर बालकनी लॉक कर ली। मान उसे ग्लास डोर से देख रहा था, लेकिन बेदू ने चिढ़कर पर्दे लगा दिए। मान ने गहरी सांस भरी और वही दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। वह वहां से कहाँ ही जाता। वैसे भी उसे पता था कि घर में उसे कोई भी इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करने वाला, खासकर तब जब उसने इतनी बड़ी गलती की थी। तनिष्ठा भी उससे नाराज थी और अध्याय ने भी उसे वार्निंग दी थी। अथर्व उससे पहले से ही चिढ़ता था और आई और नित्या, वह तो खुद बच्चों जैसी थी। वेदाक्षी की नज़र तभी टेबल पर गई। उसने जब वह सारी चीज़ें देखी और वह केक देखा जिस पर सॉरी लिखा हुआ था और एक छोटा सा हार्ट और स्माइली बना हुआ था। न जाने क्यों वह ये सब देखकर वेदाक्षी की आंखों में नमी आ गई और वह बेड पर मुंह के बल लेट गई और उसने अपना मुंह तकिए में छुपा लिया और रोते हुए मनी मन बोली, तुमने ऐसा क्यों किया खड़ूस मान? मैं तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा करने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि तुम ही मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे। बहुत दर्द हो रहा है। इतना तो मुझे कभी महसूस भी नहीं हुआ जितना मैंने सिर्फ इन 2 दिनों में महसूस कर लिया है। न जाने वह कब तक रोती रही और रोते रोते उसे वैसे ही नींद आ गई। इधर मानवी बालकनी में दीवार से टेक लगाए सो चुका था। अगली सुबह किसी ने बेदू के कमरे की डोर नॉक किया। वेदाक्षी चौंक कर उठी। उसने इधर उधर देखा। टेबल पर अभी भी सारा सामान वैसा का वैसा पड़ा था जैसा मान छोड़कर गया था। वो उठी और उसने अपने मुंह पर हाथ फेरा और फिर उठकर दरवाज़ा खोला। सामने आयु खड़ी थी। आयु ने बेदू को देखा तो मुस्कुराकर बोली, उठ गई तुम? यह कहते उसने अंदर की तरफ झांक कर देखा। उसे लगा था मान वहीं होगा, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे सारे सामान पर गई। आयु ने जब सारा सामान वैसे का वैसा देखा तो उसे निराशा हुई। उसे पता था वो इतनी जल्दी नहीं मानने वाली। आयु ने बेदू को देखा और फिर बोली, मान कहाँ है? वह रात को यहीं तो आया था। बेदू ने बड़े आराम से कहा, मैंने उसे वापस भेज दिया। मुझे नहीं पता वह कहाँ है, आयु ने झट से कहा, लेकिन वो घर में तो कहीं भी नहीं है। बेदू ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, वापस चला गया होगा। वेदाक्षी को यही लग रहा था कि वह वापस चला गया, लेकिन तभी आयु बोली, नहीं, वापस वह जा नहीं सकता। उसकी कार अभी भी बाहर खड़ी है। यह सुनकर बेदू कुछ हैरान हुई। उसने जल्दी से जाकर बालकनी के पर्दे हटाए और उसकी नज़र मान पर गई, जो अभी दीवार से टेक लगाए बैठा था और उसकी आंखें बंद थीं। शायद वह अब भी नींद में था। आयु ने जब मान को वहां देखा तो वेदाक्षी को देख धीरे से बोली, बेदू, सामने वाले इंसान के एफर्ट हमें नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाले के लिए सब अति हो गई ना, तो फिर वह बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाएगा। मान ने शुरू से ही इस रिश्ते में एफर्ट लगाए हैं। तुमने तो अभी कुछ दिन पहले ही एफर्ट लगाने शुरू किए हैं, लेकिन याद करो, इस रिश्ते की शुरुआत से लेकर अब तक अगर कोई रिश्ते को बचाए रखने के लिए एफर्ट लगा रहा है तो वह सिर्फ मान था। मैं तुम्हें एक सलाह दे रही हूँ, उस इंसान को कभी मत खोना जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। मान से अच्छा जीवन साथी तुम्हें नहीं मिल सकता है। ये मैं नहीं कह रही थी कि उसे माफ़ कर दो या फिर उसने गलती नहीं की। उसने गलती की है, लेकिन उतनी ही सज़ा दो जितनी उसकी गलती की सज़ा हो। बाकी तुम्हारी मर्जी। यह कहते हुए आयु वापस चली गई। वेदाक्षी की नज़रें मान पर थीं। उसने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि मान उसकी खातिर यूं फर्श पर बैठे बैठे सो जाएगा। बेदुक उसे ऐसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसे अब भी मान पर गुस्सा आ रहा था। उसका गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ था। शायद उसे गुस्से से ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी जो मान के उस मूव ने उसे दी थी। उसने कभी भी यह नहीं सोचा था कि मान उसे इतना बड़ा धोखा देगा और इसी वजह से वेदाक्षी निराश थी। तभी मान की पलकें हिलीं और उसने हल्की सी हरकत की।
बेदाक्षी ने तुरंत उस तरफ देखा और अगले ही पल वो पर्दे के पीछे छुप गई। वो मान को बिल्कुल ऐसे दिखाना चाहती थी जैसे उसने उसे देखा ही ना हो। तभी मान ने अपनी आंखें खोली। सूरज सर पर चढ़ आया था और इसी वजह से मान की नींद खुल गई थी। उसने अपनी आंखें मसली और अंगड़ाई लेते हुए उठ खड़ा हुआ। हालांकि उसकी कमर पर उसके रात को बेतरतीबी से सोने का असर पड़ा था, लेकिन फिर भी वह सब कुछ सहन करने को तैयार था। उसने बालकनी का दरवाजा देखा जो अभी भी बंद था। उसने गहरी सांस ली और फिर सीढ़ी से नीचे उतर गया। बेदाक्षी पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। आज का दिन भी पूरा यूं ही बीत गया। बेदाक्षी का वही उखड़ा हुआ सा बिहेवियर मान के सामने था। मान नहीं समझ पा रहा था कि वह ऐसा क्या करे जिससे वह अपनी रूठी हुई पत्नी को मना सके। उसने गलती की थी और वह मान रहा था। उसने कुछ सोचा और रात के लिए कैंडल लाइट डिनर प्लान किया। उसने छत पर सारी प्रिपरेशन करवाई। अच्छे से उसने छत को डेकोरेट करवाया। अब दिक्कत सिर्फ यह थी कि बेदू को वहां तक लाया कैसे जाए, क्योंकि उसकी बात तो वो बिल्कुल नहीं मानती। मान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूरी छत पर छोटी छोटी फेरी लाइट जल रही थी और साथ में वाइट और रेड कर्टन से वहां की डेकोरेशन हुई थी। फ्लोर पर लाल और सफ़ेद रंग के खूब सारे हार्ट शेप बैलून बिखरे पड़े थे। वहीं एक तरफ एक राउंड टेबल लगाया गया था जिस पर डिनर का सामान और साथ में एक केक रखा गया था। उसके साथ ही मान ने कुछ और चीज़ें भी वहां रखी थी। बस अब बेदू के आने की देरी थी। उसने कुछ सोचा और नित्या के पास चला गया। नित्या अभी अभी ऑफिस से आई थी। उसने मान को जब देखा तो बोली, क्या बात है तुम यहाँ, वह भी इस वक्त? कुछ हुआ है क्या? मान ने उसे देखते हुए कहा। कुछ करो ना यार, कुछ भी करके बेदू को छत पर भेजो। नित्या उसे अजीब तरह से देखने लगी तो मान बोला, डोंट टेल मी कि कपल्स के बीच होने वाली हर बात आपको पता होनी चाहिए। बस कुछ भी करके उसे छत पर भेज दीजिए। नित्या ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर बोली, अच्छा ठीक है, समझो तुम्हारा काम हो गया। लेकिन हाँ, इसके बदले उस असिस्टेंट को कुछ और दिन मेरे पास छोड़ना। मान ने हंसते हुए कहा, आप उसे पूरा ही रख लेना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। नित्या उसकी बात सुनकर हंस पड़ी, फिर बोली, अच्छा ठीक है, मैं भेजती हूँ उसे। यह कहकर वह बेदू के कमरे की तरफ बढ़ गई। जब वह बेदू के कमरे में आई तो बेदू शांत सी बैठी थी। निया ने गहरी सांस ली और बोली, इंसान के दिल पर लगे जख्म पता नहीं इतनी आसानी से भरते क्यों नहीं है। लगता है मान को कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी। ये कहते हुए वो गहरी सांस लेकर कमरे में चली गई। बेदू ने जब नित्या को देखा तो बोली, क्या हुआ बुआ, आप यहाँ? नित्या ने उसे देखते हुए कहा, तू यहाँ बैठी है, बोर नहीं होती क्या? पूरा दिन इस छोटे से कमरे में घुसी रहती है। बेदाक्षी उसे देख रही थी, तभी नित्या बोली, अच्छा एक काम करो, तुम ना छत पर चलो, थोड़ी देर में मैं भी आती हूँ। हम दोनों के लिए काफ़ी लेकर आराम से बैठेंगे और गप्पे मारेंगे। हालांकि बेदाक्षी का मन नहीं था, लेकिन नित्या ने उसे बहुत ज़्यादा कन्विंस किया और इसी वजह से उसे उसकी बात माननी पड़ी और वह उठकर टेरेस की तरफ बढ़ गई। इस बीच उसने एक नज़र हॉल में भी डाली। उसे लगा था मान उसे वहीं मिलेगा, लेकिन मान वहां नहीं था। वेदू ने लेकिन इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और ऊपर चली गई। निया ने उसे जाते हुए देखा तो मनी मन मुस्कुराकर बोली, सरप्राइज का वेट करो मेरी जान। कुछ भी कहो, यह रिश्ता तो मैं बिल्कुल टूटने देना नहीं चाहती, और तुम्हें भी। आप बस मान मना ही लेगा। ये सोच कर वह मुस्कुरा दी, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ याद आया और वह खुद से बोली, मुझे भी तो अपने वाले को मनाना है। पता नहीं उस आदमी के मन में क्या चलता रहता है। मुझे समझ नहीं आता कि वह मुझसे इतना चिढ़ता क्यों है। ये कहते हुए उसने मुंह बनाया और फिर अपने कमरे में चली गई। बेदाक्षी टेरेस पर आई। वहां पर चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन उसने इस बात पर बिल्कुल गौर नहीं किया। वह चलकर सामने की रेलिंग के पास आई और रेलिंग को पकड़कर चांद को देखने लगी। आज चांद आधे से भी आधा था। बेदू बस एकटक उस चांद को देख रही थी। उसके दिमाग में ना जाने क्या चल रहा था, लेकिन हाँ इतना तय था कि उसके दिमाग में अभी भी मान ही चल रहा था और वह उसके अलावा कुछ सोच नहीं पा रही थी। यहाँ आकर उसने एक बार भी दूसरी तरफ नज़र घुमाना जरूरी नहीं समझा और ना ही उसके दिमाग में नित्या चल रही थी, जो उसे अभी आने का बोल कर गई थी। लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे और नित्या अब तक आई नहीं थी। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसने पलट कर देखा और इसी के साथ वहाँ की लाइट्स ऑन हो गईं। हर तरफ फेरी लाइट्स की जगमगाती रोशनी थी। बेदाक्षी हैरानी से चारों तरफ देख रही थी। वह डेकोरेशन काफ़ी प्यारी थी और हर तरफ वहाँ पर हार्ट शेप बैलून
और रोज पेटल्स बिखरी हुई थी। बेदाक्षी हैरान थी कि तभी मान की आवाज़ आई। सरप्राइज! बेदाक्षी ने मान को देखा और रुखड़े अंदाज में बोली, यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या हरकत है? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या जताना चाहते हो तुम अब? एक बार फिर मान के दिल को चोट तो पहुंची, लेकिन इस बार वह बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में नहीं था। उसने अपने कदम बेदाक्षी की तरफ बढ़ा दिए और उसके पास जाकर अचानक से उसकी बाजू पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा। बेदाक्षी उसके सीने से आ टकराई। मान ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें मेरी तड़प, मेरा प्यार, मेरा दर्द कुछ नहीं दिखता ना? मैं कह रहा हूँ कि मैंने गलती की है। मैं मान रहा हूँ अपनी गलती बेदू, और सुधारने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तुम जो कहोगी वह मैं करने को तैयार हूँ। तुम एक बार बोल कर तो देखो। इस तरह उखड़ा हुआ बिहेवियर मत करो मेरे साथ। चोट लगती है, मुझे भी दर्द होता है। वेदाक्षी ने उसके सीने पर अपने हाथ रखे और उसे दूर करते हुए बोली, और मेरी चोट का क्या? मेरे दर्द का क्या? मैं कहाँ जाऊँ? तुमने मुझे एक ऐसी उम्मीद दी जिसके बाद मुझे कोई और नजर ही नहीं आ रहा है, जिसके पास जाकर मैं सब कुछ अपने मन की कह पाऊँ। तुमने मुझे अपनी आदत लगाई। उसके बारे में क्या? वह एक बार फिर उससे बहस करने पर उतर आई थी। मान समझ नहीं पा रहा था कि वह इन सारी चीज़ों को कैसे टैकल करे। उसने गहरी सांस ली और शांत से आवाज में बोला, तू प्लीज नई शुरुआत करते हैं ना? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, प्लीज। यकीन करो, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। और आज से नहीं, बहुत पहले से। तुम तो मुझे जानती भी नहीं होगी तब से। ये कहते हुए वह अपने घुटनों के बल बैठ चुका था। उसने अपनी गर्दन झुकाते हुए कहा, तुम जो सजा दोगी सब मंजूर है, लेकिन तुम्हारे बिना रहना नहीं। बेदू पहले ही सदमे में थी। मान का इस तरह से कन्फेशन उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे नहीं पता था कि वह इंसान उससे प्यार करता था। उसे तो लगा था कि मान भी उसकी तरह है, जबरदस्ती के अनजाने से रिश्ते में बंधा था। हालांकि वह रिश्ता मान ने ही प्लान किया था, लेकिन फिर भी बेदाक्षी ने उससे लव कन्फेशन तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था। मान उसके सामने सिर झुकाए बैठा था। उसने एक बार फिर अपनी बात दोहराते हुए कहा, यकीन करो मेरा, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मानता हूँ गलती की है, लेकिन सब कुछ तुम्हें पाने के इरादे से किया। मुझे लगा कि मैं संभाल लूंगा सब कुछ, लेकिन नहीं संभाल पाया। हर चीज में मेरी गलती है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन एक मौका तो दो। मैं डिजर्व करता हूँ ना? वेदाक्षी ने उसे देखा और बोली, इन सब का कोई फायदा नहीं है। तुम अपनी कोशिश करना बंद कर सकते हो। ये कहकर वह वहां से नीचे चली गई। मान उसे रोक भी नहीं पाया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वेदाक्षी को मनाए कैसे, लेकिन जो भी था, अभी भी उसने हार नहीं मानी थी। इधर बेदू नीचे आई तो हॉल में काफी चहल पहल थी। असल में रुद्रिका और निर्णय वहां आ गए थे। रुद्रिका ने जब वेदाक्षी को देखा तो उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए, लेकिन वेदू ने अपना चेहरा फेर लिया और वहां से आगे बढ़ गई। एक पल को रुद्रिका के कदम रुक गए, लेकिन फिर अगले ही पल वो बेदू के पीछे चली गई। चाहे जो भी था, जैसा भी था, वह दोनों बहनें थीं और रुद्रिका जानती थी कि इस बार उसकी भी गलती थी। लेकिन उसने जो कुछ भी किया था सिर्फ बेदू की भलाई के लिए किया था, और वेदाक्षी को समझाने के लिए ही वह यहाँ आई थी। हाँ, वह बात अलग थी कि बेदू समझेगी या नहीं, यह सब उस पर डिपेंड करता था। रुद्रिका का काम फिर भी एक बार उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना था। थोड़ी देर बाद मान भी उसके पीछे पीछे चला आया था। मान का चेहरा देखकर ही नित्या और आयु समझ गईं कि उसका यह प्लान भी फ्लॉप हो गया। आयु और नित्या को मान के लिए काफी बुरा लग रहा था। भाई अतर मान को घूर रहा था, लेकिन अध्याय परेशान सा उसे देख रहा था। अध्याय सच में परेशान था। वह ना तो बेदू को ऐसे देख पा रहा था और ना ही मान को। दोनों ही अपनी जिंदगी की अजीब सी जंग में उलझे हुए थे। आयु ने सबको देखा और बोली, पहले सब लोग डिनर कर लीजिए। सबने हामी भरी और डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गए। सब आकर खाने के लिए बैठे। मान उस तरफ से वापस जाने को हुआ कि अध्याय ने उसे टोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो? बैठकर खाना खाओ। मान ने उसे देखा, फिर बोला, भूख नहीं है पापा। अध्याय ने गहरी सांस ली और उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, इतने में हार मान गए? क्या ही मना लोगे तुम उसे? मान अध्याय को देखने लगा तो अध्याय बोला, खुद का ख्याल नहीं रख पाए तो उसका क्या रखोगे? चलकर चुपचाप खाना खाओ। ये कहते हुए अध्याय ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ले जाकर कुर्सी पर बैठा दिया। लेकिन मान अब भी उदास था। निर्णय ने मान के कंधे पर हाथ रखा तो मान ने उसे देखा और एक गहरी सांस भरी।
मान का मन किया कि वह अपने भाई को गले लगाकर रोए, लेकिन इस वक्त सब लोग मौजूद थे और वह अपने दिल की बात किसी को बताना नहीं चाहता था। सब लोगों ने साथ में खाना खाया और जाने को हुए कि नित्या ने चहकर कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब लोग यहाँ पर आए, रुद्रा भी आ गई है, तो हम सब महफिल जमाएंगे जहाँ पर सारे कपल अपनी लव स्टोरी सुनाएंगे। अथर्व ने उसे देखते हुए कहा, अपनी बचकानी हरकतें बंद कर। नित्या ने मुंह बनाया और बोली, आप तो चुप ही रहो, आपके जितना खड़ूस कोई हो ही नहीं सकता। आयु ने झट से कहा, और बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये तो हैं खड़ूस। हम सब आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे, और वैसे भी अथर्व को तो इस टॉपिक पर बात करने से भी डर लगता है। उसकी बात सुनकर अथर्व ने आयु को घूर कर देखा, लेकिन आयु पर उसका कोई असर ही नहीं पड़ा। उसने मुंह बनाया और बोली, मैं जल्दी से काम निपटा कर आती हूँ, फिर सब लोग साथ में बैठेंगे। यह कहकर वह जल्दी से किचन में भाग गई। थोड़ी देर बाद सब लोग हॉल में मौजूद थे। नित्या बेदू और रुद्रिका को भी मनाकर ले आई थी। रुद्रिका वेदाक्षी से कोई बात तो नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद नित्या उन दोनों को बुलाने चली आई, इसलिए उन दोनों की बात अधूरी रह गई। अब सब लोग आकर हॉल में बैठ चुके थे। सारे कपल पास पास बैठे थे। नित्या ने मान और वेदाक्षी को जबरदस्ती पास में बिठा दिया। हालांकि अथर्व उसे घूर कर देख रहा था, और तनिष्ठा भी उसकी इस हरकत पर कुछ खास खुश नजर नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी इस वक्त किसी ने कुछ कहा नहीं। नित्या अपनी जगह पर बैठते हुए बोली, तो अब गेम शुरू करते हैं। रूल कुछ भी नहीं है, बस सबको अपनी अपनी लव स्टोरी शेयर करनी है। और स्टार्ट करेंगे हम हमारे घर के सबसे लड़ाकू कपल से, यानी कि मेरे भैया भाभी। आयु ने खुश होकर तालियां बजाईं कि अथर्व ने उसका हाथ पकड़ नीचे करते हुए कहा, शांति से बैठो। आयु का मुंह बन गया और वो बोली, शांति से क्यों बैठो? उसने लव स्टोरी पूछी है, मैं बताऊंगी ना हमारी लव स्टोरी, और हमारी शादी कैसे हुई थी ये भी बताऊंगी। अथर्व ने उसे घूर कर देखा और बोला, कुछ भी बकवास करने की जरूरत नहीं है। तभी बेदू ने कहा, चाचू बताने दो ना, मुझे जानना है। सब लोग वेदाक्षी को देखने लगे थे। ये अजीब था, लेकिन ये पहली बार था इन दिनों में जब उसने सामने से कुछ कहा था और कुछ जानने की बात की थी। अब अथर्व ने कुछ भी नहीं कहा। आयु ने खुश होकर कहा, तो मैं शुरू करती हूँ। बात कुछ ऐसी है कि सबको पता है कि मैं और अथर्व बचपन से एक साथ रहे हैं, और हम दोनों ने मिलकर ढेर सारी शैतानियां भी की हैं, कि यहाँ बैठा हर शख्स हमारी शैतानी का गवाह होगा। बच्चों को छोड़ दे तो। अथर्व ने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, तुम क्या बच्चों की माँ हो? तुम भी बच्चों में ही आती हो, समझी? आयु का मुंह बन गया, लेकिन फिर भी उसने कहानी तो बतानी ही थी, इसलिए वह आगे बताने लगी और याद करते करते अपनी पुरानी यादों में खो गई। फ्लैशबैक। अथर्व और आयु हमेशा से साथ रहे थे, और वैसे भी अथर्व का विजन तो बचपन से ही क्लियर था कि उसे अगर अपनी भाभी से शादी नहीं करने दी गई तो वह आयु से शादी करेगा। वैसे भी जब उस दिन छोटे से अथर्व ने अपनी भाभी तनिष्ठा को प्रपोज किया था, तो उसके भाई ने उससे कहा था कि वह अपने लिए अपनी उम्र की कोई ढूंढ ले। यहाँ तक कि उसके पापा ने भी उससे यही बात कही थी। और फिर आई अथर्व की ज़िंदगी में आयु, और जिस दिन से आयु उसकी ज़िंदगी में आई थी, अथर्व की लाइफ ही बदल गई। वह दोनों साथ रहते और दोनों हर काम साथ ही करते। और फिर देखते ही देखते जब दोनों बड़े हो गए, तो घर वालों ने भी डिसाइड कर लिया कि उन दोनों की शादी कर दी जाए। आयु तो हमेशा से ही कहती थी कि वह अथर्व से ही शादी करेगी, और अथर्व उसके दिल में भी बस आयु ही थी। किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो था नहीं, इसलिए दोनों का रिश्ता पक्का करके शादी की डेट निकलवा ली गई। सारे फंक्शंस बड़ी हंसी खुशी से हुए, लेकिन शादी वाले दिन हुआ सबसे बड़ा कांड, जो किसी ने भी सोचा नहीं था। आयु मंडप पर बैठी थी, लेकिन दूल्हा नहीं था। आयु ने गुस्से से कहा, इस अथर्व को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। लास्ट मोमेंट पर वह शादी से कैसे मना कर सकता है? वह गुस्से से उठी और जल्दी से अध्याय के कमरे में गई। सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। अथर्व के पापा सार्थक ने कहा, ये कहाँ गई? और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अथर्व गया कहाँ। उल्लू का पट्टा, ऐसे तो उसे शादी की बड़ी जल्दी थी, और आज शादी वाले दिन भी गायब हो गया। तभी गर्ग बोला, वह गायब नहीं हुआ है फूफा जी, वह यहीं कहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी वह यहाँ से भला कहाँ जा सकता था। अध्याय ने गर्ग को देखते हुए कहा, छोटे जल्दी करो और जाकर ढूंढो उसे, पता नहीं आयु गुस्से में क्या ही कर देगी। तभी उन्हें एक गन शॉट की आवाज़ सुनाई दी, और सब लोग डर के मारे कान बंद करके नीचे बैठ गए।
उन्होंने आयु की तरफ देखा जो गन हाथ में लिए हवा में फायर कर रही थी। सार्थक ने डरते हुए कहा, आयु बेटा क्या कर रही हो ये? छोड़ो उसे, लग जाएगी तुम्हें। आयु ने गुस्से से कहा, पापा आज तो आप बीच में आइएगा ही मत। आपके बेटे ने मेरी नाक में दम करके रखा है। अथर्व की माँ वानी ने घबराकर कहा, हे भगवान, आयु ऐसे नहीं करते बेटा, उससे शादी होने वाली है तुम्हारी। आयु ने उन्हें देखा और बोली, पर माँ आपका लाडला बेटा मिले तब ना, है कहाँ वह? तभी अथर्व बाहर से आता दिखाई दिया। उसने जब घर का माहौल देखा तो हड़बड़ा गया। उसने तो बस आयु के साथ एक प्रैंक किया था। उसे नहीं पता था कि उसका प्रैंक इतना भारी पड़ जाएगा। उसने बस आयु को एक मैसेज ड्रॉप किया कि वह उससे शादी नहीं कर सकता और गायब हो गया। और अब लौट रहा था। उसे लगा था कि शायद अब लौटकर उसे शादी कर ही लेनी चाहिए। वैसे भी वह एक प्रैंक था। उसे बस आयु को छेड़ना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। तभी सार्थक की नज़र अथर्व पर गई और उसने उसे देख कुछ गुस्से से कहा, ये क्या हरकत थी अथर्व? कहाँ गए थे तुम? शादी से मना करने का क्या मतलब? तभी वानी ने कहा, बिल्कुल, हमने शादी से पहले तुम्हारी मंजूरी पूछी थी ना। और आयु प्यार करती है तुमसे, तुम प्यार करते हो उससे, फिर दिक्कत क्या है? अभी कोई तीसरा भी उससे सवाल करता और अथर्व किसी का जवाब देता। उससे पहले ही आयु ने गुस्से में आकर बंदूक अथर्व के माथे पर रख दी और सब लोग यह नज़ारा देखकर हैरान रह गए। आयु काफ़ी गुस्से में नजर आ रही थी और सबको पता था कि वो जब तक हंसती खिलखिलाती रहती है तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब उससे गुस्सा आता है तो वह कुछ भी कर सकती थी। आयु की अचानक की गई इस हरकत से हर कोई घबरा गया था। अथर्व ने घबराकर कहा, आयु क्या कर रही है? आयु ने गन पॉइंट उसके सिर पर दबाते हुए कहा, चुपचाप से चलकर मंडप में बैठो तुम। अगर जरा सी भी बकवास की ना तो यहीं के यहीं भेजा उड़ा दूंगी तुम्हारा, समझे? चुपचाप चलकर मंडप में बैठो। ये कहते हुए उसने अथर्व का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर मंडप में ले गई। उसने अथर्व को बैठाया और खुद भी उसकी बगल में बैठते हुए उसके माथे पर फिर से बंदूक लगाकर बोली, कुछ भी बकवास मत करना, समझे? ये कहते उसने पंडित जी को देखा और बोली, आप बैठे बैठे मुंह क्या देख रहे हैं? मेरा मंत्र पढ़िए, शुरू कीजिए विधि। पंडित बेचारा होश में आया। वह अब तक आयु की दादागिरी देखकर हैरान था। उसने धीरे से कहा, जजमान, आप इस तरह विवाह विधि पर गन लेकर नहीं बैठ सकते। आयु ने उसे घूर कर देखा और दांत पीसते हुए बोली, मुझसे ना ज़्यादा 3-5 करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो वैसे ही मेरे होने वाले पति ने मेरा दिमाग खिसका दिया है। अगर अब आपने कुछ ऐसा वैसा बोला ना तो मैं पता नहीं क्या करूँगी। अथर्व आयु को देख रहा था जो गुस्से में पागल हुई जा रही थी। बेचारे ने लाचारगी से अपने पापा और भाई की तरफ देखा। अध्याय और सार्थक ने एक दूसरे को देखा और फिर अथर्व को देखकर अपने कंधे उचका दिए, जैसे कहना चाह रहे हो, तो तुम्हारी गलती थी। जब तुम्हें पता था कि वह तुम्हें लेकर इतनी पजेसिव है तो फिर ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। बेचारा अथर्व मुंह लटका कर रह गया। पंडित जी ने जल्दी मंत्र शुरू कर दिए। अथर्व कुछ बोलने की कोशिश करता तो आयु से आंख दिखाकर अपनी गन दिखा देती, जैसे कहना चाह रही हो, अगर एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं ट्रिगर दबाने में एक बार भी सोचूंगी नहीं। अध्याय और सार्थक उनकी हरकतों को देख रहे थे। वहीं बानी भी ये देखकर हैरान थी। तनिष्ठा ने बानी को देखकर कहा, बुआ, आपका बेटा ना सच में अलग है। कौन कह सकता है कि शांत सा रहने वाला अथर्व जो दूसरों पर धौंस जमाता रहता है, वह इस लड़की के सामने भीगी बिल्ली बनकर रहता है। बानी ने मुंह बनाया और बोली, होता है, क्या कर सकते हैं। प्यार चीज़ ही ऐसी है, इंसान को बदलने पर मजबूर ही कर देती है। लेकिन मुझे मेरे बेटे का यह चेंजमेंट बहुत अच्छा लगा। मैं तो हमेशा से ही आयु को अपनी बहू बनाना चाहती थी और आज मेरा सपना पूरा हो गया है। मैं तो खुश हूँ कि कोई तो है जो इसकी लगाम खींच कर रख सकता है। उनकी बात सुनकर तनिष्ठा हंसते हुए बोली, बात तो सही है। इधर आयु और अथर्व के फेरे हुए और उसके बाद सिंदूर दान के साथ अथर्व ने आयु को मंगलसूत्र पहनाया और मंगलसूत्र पहनने के साथ ही आयु के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। इतनी देर तो वह यूं गुस्से में बैठी थी। उसने अपने गले में पड़े मंगलसूत्र को देखा और उसे हाथ से छुआ। अथर्व ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, यार मैंने सिर्फ मजाक किया था, तुम तो जान लेने पर उतारू हो गई। आयु ने उसे घूरते हुए देखा और बोली, तुम तो कमरे में चलो, बताती हूँ मैं तुम्हें। अथर्व बस गहरी सांस भरकर रह गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। इसके बाद वह दोनों खड़े हुए और अपने सब बड़ों का आशीर्वाद लिया।
शादी हो चुकी थी और आयु और अथर्व दोनों ही बेहद खुश थे और घर वाले उनसे ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने उन दोनों को बचपन से देखा था और उनके साथ के अकॉर्डिंग उन्होंने हमेशा से चाहा था कि वह दोनों हमेशा साथ रहें। फ्लैशबैक एंड। आयु अपने ख्यालों से बाहर आई और मुस्कुराकर बोली, हमारी शादी अतरंगी ढंग से जरूर हुई, लेकिन मैं यह कह सकती हूँ कि हमारी शादी दुनिया की बेस्ट शादी में से एक थी। मेरे लिए तो यह किसी सपने से कम नहीं है जो सच हो गया हो। ये कहते उसने मुस्कुराकर अथर्व को देखा और अथर्व मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। तभी अध्याय बोला, उनके बचपन का एक किस्सा तो मुझे भी याद है। उस टाइम अथर्व शायद 5 साल का रहा होगा और आयु सिर्फ 3 साल की थी। और आयरा, अध्याय की बहन की शादी के टाइम दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई और पूरे घर में सबको दिखाते हुए घूम रहे थे कि उन दोनों ने शादी कर ली है। रुद्रिका ने झट से कहा, सच में अंकल? लेकिन क्या आपने उन्हें डांटा नहीं? और ये आइडिया किसका था? अथर्व ने मुस्कुराते हुए आयु को देखा और बोला, इस शैतान का। उस टाइम बच्चे थे, इतनी समझ नहीं थी। इसने मुझसे आकर कहा, चलो शादी करते हैं। मैं हैरान था और मैंने इससे पूछा भी कि ऐसे कैसे। तो उसने कहा कि उसने टीवी में देखा है, वह अंकल आंटी को माला पहनाते हैं और उनकी शादी हो जाती है। और सच में हम दोनों ने डेकोरेशन में आई फूलों की माला एक दूसरे को पहनाई और पूरे घर में घूम रहे थे। उसकी इस बात पर सब लोग हंस पड़े। यह सुनकर तो बेदू को भी हंसी आ गई थी। मान की नज़र तो बस उसी पर अटक गई। मान तो जैसे पलके झपकाना ही भूल गया हो। कितने दिनों बाद उसने वेदाक्षी को फिर से इस तरह हंसते खिलखिलाते देखा था। बेदू की वह मुस्कान उसके दिल को सुकून दे रही थी। चाहे वह किसी भी बात पर खुश थी, मान के लिए इम्पोर्टेंट था कि वह खुश थी। तभी रुद्रा ने कहा, वैसे तनिष्ठा आंटी और अध्याय अंकल की लव स्टोरी तो फेमस है। इन दोनों की तो डायरेक्ट शादी हुई थी, बड़े ही ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। मुझे तो बस अब दोनों माँ पापा की स्टोरी जाननी है। आखिर उनकी शादी कैसे हुई, मुझे आज तक नहीं पता। राम ने उसे देखा और बोला, मेरी शादी भी कुछ कम अतरंगी नहीं है। सिया ने उसे देखा और फिर बोली, हाँ वैसे भी तुम्हें तो पापा ने पहली बार में ही रिजेक्ट कर दिया था। राम ने मुंह बनाया और बोला, हाँ उस वक्त तो मेरे ससुर जी मेरी लव स्टोरी के दुश्मन बन बैठे थे। अध्याय ने हंसते हुए कहा, भूल मत बेटा, अभी भी तेरी लव स्टोरी के दुश्मन तेरे ससुर जी ही हैं। और इसकी वजह क्या है ये तू भी जानता है, और मैं और सिया भी। वेदाक्षी ने हैरानी से कहा, क्या मतलब आपका? और वजह क्या है, बताओ तो। सिया ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, बेटा ये जो तुम्हारे राम अंकल है ना, ये मेरी मम्मी से फ्लर्ट करते थे। और अभी अगर मम्मी यहाँ होती तो ये उनके आगे पीछे मंडरा रहे होते, उनकी तारीफ कर रहे होते, उनसे फ्लर्ट कर रहे होते, और मेरे पापा इस बात से चिढ़ जाते। उसकी ये बात सुनकर सब लोग हैरानी से राम को देखने लगे और अगले ही पल सब हंस पड़े। राम ने मुंह बनाते हुए कहा, ज़्यादा दांत दिखाने की ज़रूरत नहीं है भाई, अब अपनी सास से रिलेशन अच्छे रखने चाहिए। ससुर तो वैसे भी मेरी सुनते नहीं हैं। सिया ने उसे घूरते हुए देखा और बोली, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। हाँ तभी तो उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी ना, राम ने उसे घूरते हुए कहा। सिया का मुंह बन गया। वह भी जानती थी कि सिया के पापा का मन जीतने के लिए राम ने कितने एफर्ट लगाए थे, क्योंकि सिया के पापा को हमेशा से लगता था कि राम मुंह फट है और मस्ती मजाक में ही अपना वक्त बर्बाद करता है। उन्होंने हमेशा यह लगता था कि राम सिया के काबिल नहीं है, लेकिन राम ने अपनी मेहनत, लगन और एफर्ट से सिया के पापा का मन जीता था। और उसके बाद वह भी उन दोनों को मना नहीं कर पाए। लेकिन राम का सिया की माँ के साथ राम का अलग रिश्ता था। वह सिया के सामने होते हुए भी उसकी मम्मी से फ्लर्ट करता था और अक्सर उसकी इस आदत पर सिया के पापा चिढ़ जाते थे और राम हमेशा उन्हें सुनाते हुए ये ताना मारता था। अध्याय ने उन सबको देखा और बोला, और पता है सिया के पापा को चिढ़ाने के लिए क्या डायलॉग यूज करता था ये? रुद्रिका और बेदू ने एक साथ कहा, वह क्या? अध्याय ने हंसते हुए राम की एक्टिंग करते हुए कहा, अरे मम्मी, लोग क्या जाने आप कितनी सुंदर हो। अगर आप मुझे थोड़े से पहले मिले होते ना, तो मैं सिया को छोड़कर आपसे शादी कर लेता। उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग एक बार फिर हंस पड़े। चाहे जो भी था, नित्या के इस प्लान की वजह से घर का वह शांत सा सीरियस माहौल दूर हो चुका था और सब पूरे घर में उन सबकी हंसी गूंज रही थी। और वेदाक्षी इस समय शायद अपने मन में चल रही उन सारी बातों को भूल चुकी थी। भले ही कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन वह खुश थी। सब लोग यूं ही हंसी मजाक करते हुए
अपनी अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे और उसके बाद सब अपने अपने रूम में जाकर सो गए। दिन बीत रहे थे। निर्णय और रुद्रिका के आने के बाद मान को मॉरल सपोर्ट तो मिला था, लेकिन फिर भी वेदाक्षी अब तक मान ही नहीं थी और मान इस वजह से परेशान था। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया। वेदाक्षी के बिहेवियर में कोई चेंजमेंट नहीं आया। वह उसी तरह रूड बिहेवियर कर रही थी और मान उसके बिहेवियर से कहीं ना कहीं दुखी हो रहा था। वह अपनी गलती मानने को तैयार था, लेकिन वेदाक्षी उसे माफ़ करने को अब तक तैयार नहीं हुई थी। वह यह तक मान रहा था कि उसकी गलती छोटी नहीं थी। वो मानता था कि वेदू को टाइम की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी इस वक्त वह उसे अपने साथ चाहता था, उसे वक्त देना चाहता था। लेकिन अथर्व ने पहले ही डिवोर्स पेपर भेज दिए थे। इसी वजह से मान को यहाँ आना पड़ा था। मान अकेला रात में छत पर बैठा चांद को देख रहा था। उसके मन में कुछ तो चल रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह सही है या गलत है, लेकिन हाँ, उसने मन ही मन एक फैसला ले लिया था। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखा, जिसमें रात के 1:30 बज चुके थे, लेकिन मान की आंखों में नींद नहीं थी। उसने गहरी सांस भरी और उठकर नीचे चला आया। वह उस गेस्ट रूम में आया जिसमें वह रुका हुआ था और उसने जाकर कवर्ड खोला। वह कुछ ढूंढ रहा था शायद, और जब उसे वह मिल गया तो वह आराम से आकर बेड पर लेट गया। अगली सुबह वेदाक्षी उठी और जल्दी से नहाने चली गई। आज वह कुछ अलग सी लग रही थी। न जाने उसके मन में क्या चल रहा था, लेकिन कुछ तो बदला था। वह जैसे ही तैयार होकर आई, उसे हॉल में सब लोग नजर आए, लेकिन मान कहीं नहीं था। रुद्रिका और निर्णय भी जा चुके थे। उसने अध्याय को देखा और बोली, क्या हुआ पापा, सब लोग यहाँ? और दी और जीजू कहाँ हैं? तनिष्ठा ने उसे देखकर कहा, जा चुके हैं वो दोनों घर पर। बेदू ने अब इधर उधर अपनी नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे मान कहीं भी नहीं दिखा। तो उसने फिर से सवाल किया, और मान वह कहाँ है? उसके सवाल पर एक पल के लिए सब खामोश हो गए। वेदाक्षी ने फिर से कहा, क्या हुआ, मान कहाँ है? नित्या ने उसे देखा और बोली, इंसान के सहने की लिमिट होती है बेदू। मैंने पहले भी कहा था ना तुमसे। मान वापस लौट चुका है, तुम्हारे लिए डिवोर्स पेपर छोड़कर गया है। उसका कहना है कि अगर तुम उससे अलग रहकर खुश रहती हो तो उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। आइंदा से वह कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। यहाँ तक कि उसने तो डाइवोर्स पेपर पर साइन तक कर दिए हैं। बस तुम्हारे साइन होने बाकी हैं। फिर भाई इन पेपर्स को कोर्ट में भेज देंगे और जल्दी ही तुम दोनों का डाइवोर्स भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास वैलिड रीजन है इस डाइवोर्स के लिए। उसकी बात सुनकर वेदाक्षी हैरान रह गई थी। उसने हैरानी से कहा, क्या आप कैसी बात कर रही हैं बुआ? डिवोर्स पेपर? भला हमारा डिवोर्स क्यों होगा? अध्ययन उसे देखते हुए कहा, क्यों नहीं होगा? वैसे भी मान ने साइन कर दिए हैं, बस तुम भी साइन कर दो। उसके बाद ये रिश्ता खत्म और तुम भी खुश और वह भी खुश। बेदू ने हैरानी से कहा, पापा कैसी बात कर रहे हैं आप? तभी तनिष्ठा ने वेदाक्षी को समझाते हुए कहा, देखो बेदू, जबरदस्ती किसी भी रिश्ते को नहीं निभाया जाता है, और वैसे भी उसने गलती की थी और तुम भी तो उससे गुस्सा होकर यहाँ आई थी ना। उसके बाद ही तो अथर्व ने मान को डिवोर्स पेपर भेजे थे। मान ने तुम्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें नहीं मना पाया, तो उसने भी गिव अप कर दिया और डिवोर्स पेपर छोड़कर चला गया। तो इसमें गलत क्या है? बस तुम भी इन पेपर पर साइन करो और फिर तुम इस झूठे रिश्ते से आज़ाद हो जाओगी। फिर तुम जैसे चाहे वैसे अपनी ज़िंदगी जी सकती हो, एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकती हो। वेदाक्षी हैरानी से अपने परिवार वालों को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ हो क्या रहा था। यहाँ तक कि उसे तो मान का यह मूव समझ भी नहीं आया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह कुछ ऐसा कर देगा। मान जब से आया था तब से उसे मनाने के लिए न जाने कितनी मशक्क़त में लगा हुआ था, और उसने कितने एफर्ट लगाए भी थे, और उसके एफर्ट का ही नतीजा था कि वह वेदू का दिल जीतने में कामयाब हुआ था। वेदाक्षी ने जो एहसास मान के साथ रहकर महसूस किए थे, उन एहसासों को अब तो उसने पहचाना था और वह उन एहसास को नाम देना चाहती थी। लेकिन आज उसे पता लग रहा था कि मान लौट चुका था, और इतना ही नहीं, उसके लिए डिवोर्स पेपर छोड़कर गया था। उसे धक्का सा लगा और वह 2 कदम पीछे हट गई। आंखों में अचानक से नमी आ गई, और वह नमी कब गालों पर लुढ़क आई उसे अंदाजा नहीं हुआ। उसने धीरे से कहा, वह कैसे जा सकता है? वह मुझसे अलग कभी नहीं हो सकता। यह कहते हुए उसके जहन में मान का उस दिन का कन्फेशन ताज़ा हो गया और उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए।
घर में हर कोई उसे ही देख रहा था। वह सब जानना चाहते थे कि बेदाक्षी क्या करना चाहती है। बेदाक्षी ने अध्याय को देखा और बोली, मुझे घर जाना है पापा। अथर्व ने जल्दी से कहा, क्या बात कर रही है बेदू, तेरा ही तो घर है ये, फिर कहाँ जा रही है? बेदाक्षी ने उसे देखते हुए कहा, नहीं ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर वहाँ है जहाँ मान है, मुझे उसके पास जाना है। अथर्व हैरान था। कल तक मान इतने एफर्ट लगा रहा था लेकिन बेदाक्षी पर बिल्कुल असर नहीं हो रहा था, और आज बेदू अचानक से वापस मान के पास लौटने की बात कर रही थी। अध्याय ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, ये सब तुमने जानकर किया या अनजाने में, लेकिन कुछ भी कहो, तुम्हारा निशाना बिल्कुल सटीक लगा है मान। बस उम्मीद करता हूँ कि आगे और कोई ड्रामा ना हो तो ही बेहतर है। आयु ने जल्दी से कहा, हाँ चलो मान के पास चलते हैं। अथर्व ने आयु को घूर कर देखा तो आयु ने उसे देखते हुए कहा, कम ऑन अथर्व, इतना भी रूड होने की ज़रूरत नहीं है। ये बेदू की इंडिविजुअल लाइफ है और वह अपना फैसला खुद ले सकती है। तुम उस पर अपना फैसला नहीं थोप सकते। तुम चाहते हो कि उन दोनों का डिवोर्स हो जाए, लेकिन वह नहीं चाहते ना, तो डिवोर्स नहीं होगा। भले ही मैंने कोई कानून की पढ़ाई ना की हो, लेकिन इतने कानून तो मैं भी जानती हूँ, और मैं लिख कर दे सकती हूँ कि मानवीय ये डिवोर्स नहीं चाहता है। अथर्व ने उसे देखा और बोला, डिवोर्स पेपर वो खुद छोड़ कर गया है, वह भी साइन कर गए। मैंने उससे नहीं कहा था, समझी? अध्याय ने उसे देखा और बोला, अगर तुम जिससे प्यार करते हो उसकी खुशी के लिए अपने कदम पीछे ले रहे हो तो इसमें कुछ गलत नहीं होता है अथर। मान ने वही किया है, वह बेदू से प्यार करता है। उसने इतनी कोशिश की, लेकिन जब उसे लगा कि बेदू पर कुछ भी असर नहीं हो रहा है तो उसने बेदू को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया, अपना फैसला लेने के लिए, अपनी लाइफ जीने के लिए। वह जो चाहे वह कर सकती है, और उसकी खुशी के लिए वह वापस लौट गया। मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया है। वेदाक्षी ने अपने पापा को देखा और बोली, मुझे इस वक्त सही गलत का डिस्कशन नहीं करना है, मुझे मान के पास जाना है और मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए उसने टेबल पर पड़ी आयु की कार की चाबी उठाई और बाहर दौड़ते हुए बोली, चाची आपकी कार ड्राइवर अंकल छोड़ जाएंगे। यह कहकर वह तुरंत बाहर निकल गई। अध्याय उसकी हरकत पर हल्के से हंस दिया। तनिष्ठा ने उसे घूरते हुए कहा, हर बार अपनी बेटी की साइड लेने में बिल्कुल नहीं चूकते हैं ना आप? अध्याय ने उसे देखा और बोला, तानी बी मैच्योर। मैं मानता हूँ तुम नाराज हो, लेकिन तुम भी जानती हो, और मैं भी, कि मान बुरा लड़का नहीं है, और मुझसे पहले तो तुमने उसे एक्सेप्ट किया था ना, तो फिर अब क्या हो गया है? तनिष्ठा के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वह चुप रह गई। इधर बेदाक्षी राजावत मेंशन के लिए निकल चुकी थी। उसके मन में बहुत सी बातें चल रही थीं। उसने खुद से कहा, ये आदमी इतनी गिव अप कैसे कर सकता है? कल तक ये मेरे लिए इतने एफर्ट लगा रहा था, और एक रात में ही ऐसा क्या हो गया जो ये वापस लौट गया? उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हिम्मत कैसे हुई इसकी मुझे छोड़कर जाने की? वह गुस्से में मान को कोसते हुए ड्राइविंग किए जा रही थी, और जल्दी ही वह घर पहुंच गई। उसने कार रोकी और उतरकर अंदर चली आई। उसे एक मेड नजर आई जो झाड़ू लगा रही थी। वेदाक्षी ने अपने सूट के दुपट्टे को कंधे पर डाला और एक साइड में गांठ लगाते हुए उस मेड के हाथ से झाड़ू लेकर बोली, दीदी आप कुछ और काम कीजिए, अभी तो मुझे किसी की सफाई करनी है। वो मेड हैरान थी। वेदाक्षी यहाँ नहीं थी, उसे पता था, लेकिन वह अचानक से आ गई और आते ही उसके हाथ से झाड़ू ले लिया। आखिर हो क्या रहा है? तभी मान उसे सीढ़ियों से उतरता नजर आया। उसकी नजरें उस साइड नहीं गईं जहाँ बेदू खड़ी थी। वह नीचे आते हुए बुझी सी आवाज में बोला, चाची माँ नाश्ता दे दो, सर दर्द से फटा जा रहा है। वेदाक्षी ने उसे घूर कर देखा और बोली, गला दबा दूं मैं तुम्हारा? सारे दर्द से एक साथ छुटकारा मिल जाएगा। उसकी आवाज़ सुनकर मान हैरान था। उसने उस तरफ अपनी नजरें उठाकर देखा जहाँ वेदाक्षी खड़ी उसे घूर रही थी, लेकिन मान को लगा वह उसका वहम है। उसने अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाकर आंखों को मसलते हुए कहा, ये ख्याल चले क्यों नहीं जाते मेरे जहन से? बेदू ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए और उसे झाड़ू से मारते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वहाँ अकेले छोड़कर आने की? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए आने की? मान ने उछलते हुए कहा, क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? लगती है यार, पागल पागल हो गई हो क्या? कौन सा नशा करके आई हो? बेदू ने उसे घूरा और बोली, नशा तो तुमने कर रखा है बेवकूफ़ आदमी। तुम मुझे छोड़कर कैसे आए? मुझे बस इतना बताओ
तुमने क्या मेरा मजाक समझ रखा है? जब मन किया आकर मनाते हो और जब मन किया छोड़कर चले आते हो। मेरी भी जिंदगी है, कोई खिलौना नहीं है तुम्हारे हाथों का। जब मन किया पास बुला लिया, जब मन किया दूर कर दिया। उनका हल्ला गुल्ला सुनकर सब लोग बाहर आ चुके थे। अंशिका हैरानी से बेदाक्षी को देख रही थी और उसने धीरे से कहा, भाभी, भाई को मार क्यों रही हो? बेदू ने उसकी बात सुनी तो बोली, जान से न मार दूं मैं इसे? गिरजा जी ने आराम से कहा, बेटा बात क्या है, वह बताओ तो। बेदू ने उन्हें देखा। अब तक उसकी आंखों में आंसू उतर आए थे। वह उन्हें देखकर नम आंखों से बोली, चाची माँ, आपका बेटा मुझे डिवोर्स पेपर देकर आया है। मन तो कर रहा है इसकी जान ले लूं मैं अपने हाथों से। ये आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? उसका जब मन होता है मुझे पास रखता है, जब मन होता है दूर कर देता है। मैं कोई खिलौना थोड़ी हूँ, इसके हाथों का कठपुतली नहीं हूँ मैं। मां ने अपनी गर्दन झुका ली। बेदू की आवाज की बेचैनी वह अच्छे से महसूस कर पा रहा था, लेकिन कोई उसकी हालत क्यों नहीं समझ पा रहा था। वह यह नहीं समझ पा रहा था, क्या डिवोर्स पेपर छोड़कर आना उसके लिए आसान था? शायद बिल्कुल भी नहीं। यह फैसला उसने कितने भारी मन से लिया था, वह सिर्फ वही जानता था। यह फैसला उसने कितने भारी मन से लिया था, यह सिर्फ वही जानता था। गिरजा जी ने मान को देखा और बोली, मान क्या बोल रही है बेदू? तभी निर्णय ने कहा, यह क्या हरकत की है मान? हमें नहीं पता था कि तूने कुछ ऐसा किया है। मान ने उन सबको देखा और बोला, तो क्या करता? कोई रास्ता था नहीं मेरे पास। मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ। अगर मैं मुझसे अलग रहकर खुश रहती है तो मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी इसके चाचू ने मुझे पहले ही दिन डिवोर्स पेपर भेज दिए थे। बेदू ने उसके करीब आकर उसकी कॉलर पकड़ी और कुछ गुस्से से बोली, चाचू ने भेजे थे, मैंने नहीं भेजे थे। मैंने कभी इस बीच तुमसे अलग होने का सोचा तक नहीं। और तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी? मान उसे देखने लगा तो बेदू ने उसके सीने पर मारते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो। कल तक तुम मुझे मना रहे थे और आज सुबह तुम मेरे लिए डिवोर्स पेपर छोड़कर आ गए। तुम खुद को समझते क्या हो? सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा क्या? मेरी जिंदगी है, मेरे फैसले मैं खुद लूंगी। तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ खड़ूस मान। और ये तुम कान खोल कर सुन लो ये बात। मान ने धीरे से कहा, तुम अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद हो। मैंने कभी भी तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। तुम जो चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकती हो। मैं तुम्हारे फैसले के बीच कोई रोक टोक नहीं करूँगा। वेदाक्षी ने उसका कॉलर छोड़ा और बोली, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। और खबरदार, जो आज के बाद तुमने इस शब्द का यूज़ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मान शांत था, उसने कुछ भी नहीं कहा। बेदू ने कुछ जोर से कहा, तुम्हें सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? मान ने धीरे से गर्दन हिला दी। बेदू ने फिर से कहा, मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जा रही मैं। और तुम कोशिश भी नहीं करोगे मुझे यहाँ से कहीं भेजने की? माँ ने एक बार फिर गर्दन हिला दी। बेदाक्षी कुछ पल उसे देखती रही। वह अब भी गर्दन झुकाए खड़ा था। बेदू की आंखों में नमी थी। उसने एक बार फिर धीरे से कहा, शादी जैसे भी की हो, लेकिन निभाओगे ना? उसके ये कहते ही माँ ने नम आंखों से बेदाक्षी की तरफ देखा और अगले ही पल उसने खींचकर बेदाक्षी को अपने सीने से लगा लिया। मान की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो चाह कर भी खुद को रोने से रोक नहीं पा रहा था। वहीं बेदाक्षी भी रो रही थी। यहाँ तक कि घर के हर एक इंसान की आंखें नम हो चुकी थी। रुद्रिका तो मन ही मन भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि कम से कम उसकी बहन को अकल तो आई और उसने मान को माफ कर दिया। वहीं निर्णय भी मन ही मन खुश था। वह अपने भाई को बिल्कुल भी स्ट्रगल करते नहीं देखना चाहता था। मान ने छोटी उम्र में सब कुछ खो दिया था और निर्णय इस बार बिल्कुल नहीं चाहता था कि वह अपनी पत्नी को भी खो दे। गिरजा जी ने उन दोनों को देखा और बोली, अच्छा चलो, ये सब बातें छोड़ो अब। अंत भला तो सब भला। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हर पति पत्नी में होते हैं और इन्हीं लड़ाई झगड़ों की वजह से तो प्यार बढ़ता है। अब चलकर सब लोग नाश्ता करो। वह सब आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और हंसी खुशी नाश्ता करने लगे। आज संडे था तो किसी को कहीं जाना भी नहीं था। रुद्रिका और निर्णय ने फैसला किया कि बेदाक्षी और मान को अकेला छोड़ दिया जाए। इसलिए उन दोनों ने भी बेदू और मान को रोकने की कोशिश नहीं की। मान और बेदू जब कमरे में आए तो मान ने दरवाजा लगाते हुए बोला, अब भी सोच लो बेदू, मेरी तरफ से तुम फ्री हो। बेदाक्षी ने उसे देखा और नम आंखों से बोली, पर मुझे नहीं होना फ्री। मुझे तुम्हारे साथ जुड़कर रहना है। मेरी गलती है, मैं मानती हूँ,
लेकिन सच में मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। मैं खुद हर्ट थी और इस चक्कर में यह नहीं देख पाई कि मैं तुम्हें भी हर्ट कर रही हूँ। मान ने उसे देखा और गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा ये सब छोड़ो, तुम बस अपने करियर पर फोकस करो। और लेकिन इसके आगे वह कुछ कहता उससे पहले ही बेदाक्षी ने उसे जाकर कस के हक कर लिया। एक पल के लिए मान हैरान था, लेकिन बेदू कस के उससे लिपटी हुई थी। उसने अपने हाथ मजबूती से मान की कमर पर लपेट रखे थे। मान ने उसे देखा और फिर धीरे से अपने हाथ उसकी कमर और पेट पर बांध दिए। बेदाक्षी ने रोते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैंने बहुत हर्ट किया तुम्हें। मेरा सच में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। जाने अनजाने में मैंने हर बार तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया। मान ने उसे खुद के सीने में छुपाते हुए धीरे से कहा, इट्स ओके, ज़्यादा मत सोचो। बेदू ने उस पर अपनी पकड़ और टाइट कर ली। मान ने उसे थोड़ी देर बाद खुद से अलग किया और उसके चेहरे को थाम कर प्यार से बोला, अच्छा हो गया अब? कोई बात नहीं, मेरी भी गलती उतनी ही थी। मैंने जो किया उसके बाद तुमने मुझे माफ़ कर दिया, ये काफ़ी है मेरे लिए। बेदाक्षी ने धीरे से नामे गर्दन हिलाई और बोली, पर मैंने भी तो बराबर में उतनी ही गलती कर दी ना। मैंने तुम्हें हर्ट किया, मैं सच में जानबूझकर नहीं करना चाहती थी। मुझे गुस्सा आ रहा था। तुमने मुझसे झूठ बोला और झूठ बोलकर शादी कर ली। माँ ने गहरी सांस भरते हुए कहा, उस वक्त यही दिमाग में आया और मैंने जो समझ आया वह कर दिया। बेदू ने उसे देखा और धीरे से बोली, तुमने कहा तुम प्यार करते हो, सच में करते हो? मान को वह बहुत ज्यादा मासूम लग रही थी। उसने हल्के से मुस्कुराकर उसके माथे को चूमा और बोला, बहुत करता हूँ, बहुत से भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम बताओ, तुम भी प्यार करने लगी हो क्या, जो इस तरह पूछ रही हो? उसकी बात सुनकर बेदू आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। उसे समझ में नहीं आया कि वह उसकी बात का क्या जवाब दे, जबकि माँ ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखे जा रहा था। बेदू ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, आज के बाद मुझे कभी झूठ मत बोलना, वरना मैं सच में माफ नहीं करूंगी। मान उसकी हरकत पर हंस दिया। उसने जानबूझकर बात बदली थी, यह मान अच्छे से समझ गया था। लेकिन जो भी था वह उसके साथ थी। मान इसी बात में काफी खुश था और वह जानता था प्यार तो बेदाक्षी को भी हो चुका था, लेकिन इसका एहसास होना अभी बाकी था। मान ने उससे अलग होते हुए कहा, अच्छा ठीक है, बाकी सब तो सही है, पर तुम्हारे चाचू का क्या? वह हमारा डाइवोर्स करवाने पर लगे हैं। बेदू ने उसे देखा और बोली, पर मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए और तुम बार बार ये डाइवोर्स डाइवोर्स करना बंद करो, मुझे चिढ़ हो रही है। मान हल्के से मुस्कुराया और बोला, अच्छा ठीक है, छोड़ो ये सब, बीत गई सो बात गई। फिलहाल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही हो। वेदाक्षी ने उसे देखा और धीरे से बोली, मैं कहीं जाऊंगी भी नहीं, कभी भी नहीं जाऊंगी। मान ने मुस्कुराकर उसके गाल को सहलाया और बोला, ठीक है, समझ गया। वेदू मुस्कुरा दी। तभी किसी ने उनके कमरे के दरवाजे पर नॉक किया। मान ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने निर्णय और रुद्रिका खड़े थे। वह दोनों अंदर आए। निर्णय ने मान को देखकर कहा, खुश है ना अब तो? मान ने बस पलकें झपका दी। इस वक्त उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसकी बीवी ने उसे माफ कर दिया था, यह उसके लिए काफी था। कम से कम उसका यह डर तो दूर हो ही चुका था कि अगर बेदाक्षी को सच पता लगा तो न जाने क्या होगा। अब कम से कम उसे इस रिश्ते को लेकर एक डर के साए में नहीं जीना पड़ेगा, और यह उसके लिए काफी अच्छी बात थी। बेदाक्षी ने रुद्रिका को देखा तो जाकर उसके गले लग गई। रुद्रिका ने धीरे से कहा, मैं खुश हूँ कि तुमने सोच समझकर सही फैसला किया। बेदू ने धीरे से कहा, थैंक यू दी, मुझे समझाने के लिए, वरना शायद मैं अपने हाथों अपनी जिंदगी उजाड़ लेती। रुद्रिका ने उसका सिर सहलाया और फिर उसका माथा चूमकर बोली, तेरी बड़ी बहन के होते हुए भला तेरे साथ कुछ गलत हो सकता है? मैं हर कदम पर तेरे साथ रहूंगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर माँ ने सब में कहीं भी गलत होता तो तुमसे पहले मैं उसके अगेंस्ट खड़ी होती। वेदाक्षी मुस्कुरा दी। तभी निर्णय ने उसके पास आते हुए कहा, क्या यार बेदू, तुमने तो अब सबकी बाट लगा दी थी। बेदू ने अपने कान पकड़े और बोली, सॉरी जीजू, आगे से कभी ऐसी गलतियां नहीं करूंगी। निर्णय ने मुस्कुराकर उसके सर को सहला दिया और बोला, मान से अच्छा लाइफ पार्टनर ना तो तुम्हें मिल सकता है और ना ही तुमसे अच्छा जीवन साथी मान को। तुम्हारे आने के बाद मैंने मान में कई से बदलाव देखे हैं। तुम्हें खोने का डर भी मैं मान की आंखों में देख चुका हूँ। तुम नहीं जानती उस दिन अथर्व चाचू ने डाइवोर्स पेपर घर भिजवा दिए थे तो उसकी क्या हालत हुई थी। यह सुनकर बेदू ने मान की तरफ देखा
मान ऐसे प्रिंटेड कर रहा था जैसे वह कुछ सुन ही ना रहा हो। निर्णय ने गहरी सांस ली और बोला, पर खुशी की बात यह है कि अब सब कुछ ठीक है और अब सब कुछ ठीक ही रहेगा। वेदु उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। नेक्स्ट पार्ट।